गौतम बुद्ध नगर के बिलासपुर में एचएस गार्डन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री व गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शिरकत की। इसके साथ ही जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और दादरी विधायक मास्टर तेजपाल नागर भी वहां पर पहुंचे। आइए देखें क्या है कार्यक्रम। और जो सपना आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन की आहुति देकर जिस संकल्प को याद दिलाया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं रहेंगे, ऐसे युग पुरुष आदरणीय पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर, बलिदान इसलिए कि उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। आज उस कश्मीर की स्थिति आप देख रहे हैं, उसको बचाने की अगर संकल्प लिया तो जिन दो महापुरुषों के चित्रों पर आज हमने अभी माल्यार्पण किया था अंत्योदय का, पायदान की सीढ़ी आदि बेईमानी है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प दिया था धारा 370 हटाकर कश्मीर की आजादी। आज उन्हीं दोनों सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश मिलकर पूरा कर रहे हैं। आज उन्हीं युग पुरुष के बलिदान दिवस पर मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में मेरे छोटे भाई और प्रिय भाई, एक ऐसा संबंध हमारा रहा है पिछले लगभग 25 वर्षों से अधिक का, और एक भी समागम भी है। पहली बार 2012 में जब मैं राजनीति में लखनऊ पहुंचा था विधायक नोएडा बनकर, उस वक्त शामली के विधायक के रूप में भाई सुरेश राणा जी का साथ मिला, सानिध्य मिला, और एक टोली बनी थी वहां। उस वक्त राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो विपक्ष का हमारा रोल था, कुल 42 विधायक थे हम। वो 42 विधायक पूरी विधानसभा में नाक में नकेल डाल के रखते थे। उसके लीडर के रूप में भाई सुरेश राणा जी थे। और जहां कहीं भी हिंदुत्व पर, कहीं सनातन पर, कहीं संकट की बात आती है, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह उठता है, तो आपने सुना होगा भाई सुरेश राणा जी पीछे नहीं रह सकते। कोई भी विषय जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, वहां जब ऐसे विषय आते हैं तो भाई सुरेश राणा जी मुखर होकर उस विषय का समाधान करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको सिरे तक पहुंचाते हैं। ऐसे भाई सुरेश राणा जी का जो दो बार विधायक रहे, गन्ना विभाग के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसके कैबिनेट मंत्री रहे, और मुझे ध्यान समस्या का समाधान कर यहां से गए थे। ऐसे भाई का मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से और सब लोगों की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोनों मेरे साथी विधायक जिनसे मुझे भी मजबूती मिलती है, आपकी लोकल समस्याओं को लखनऊ में संभाले रखते हैं। जेवर के भी दिल्ली की, उसका भी प्रयास करता हूं कुछ जिम्मेदारी को पूरा करूं। अपने यहाँ के चेयरमैन भाई संजय जी, भाई जिला पंचायत के भाई देवा भाटी जी, भाई डाढ़ा जी, भाई नरेंद्र डाढ़ा जी, भाई मनोज जी तुगलपुर से, भाई राकेश शर्मा पूर्व चेयरमैन जी, और साथियों जिस युवा ने अब अपनी पार्टी की कमांड संभाली है, एक ऐसे कार्यकर्ता जिसकी 2 पीढ़ियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक के रूप में रही, पिताजी भी और दादाजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक रहे, और विद्यार्थी परिषद की पाठशाला में जिसका जीवन शुरू हुआ हो, ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। आज विषय पर तो भाई सुरेश राणा जी बोलेंगे, मेरे
इस लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। आज सवेरे उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था, ग्रेटर नोएडा में गवर्नर महोदय आई हुई थी, और अब नोएडा का कार्यक्रम मैं संभालूंगा। जाकर देखूंगा भाई दीपक जी और भाई सत्येंद्र जी। मैंने इसीलिए धृष्टता की है कि मैंने भाई सुरेश राणा जी से कहा था कि मैं आपका अभिनंदन कर कर मैं नोएडा के कार्यक्रम में चला जाऊंगा। वो अनुमति भाई ने मुझे दे दी और मैं अपने इसी विषय को यही समाप्त कर कर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे। बहुत ही प्रखर बुद्धि, 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति हो जाना कोई छोटी चीज नहीं है। और ऐसे समय में जब देश आजाद हुआ, नेहरू जी की नीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया और एक वैकल्पिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता। इस तुष्टीकरण के लिए हम अपने राष्ट्र को नेस्त नाबूद होते नहीं देख सकते। भारत सरकार में मंत्री होते हुए भी उन्होंने त्यागपत्र दिया और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ वो जमीन पर आ गए। उनका जीवन और उनका कर्तृत्व हमेशा इस राष्ट्र की मजबूती के लिए और अखंडता के लिए रहा। आज हम ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं। निश्चित तौर से हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को याद रखें और इस राष्ट्र के लिए वो उसी तरीके से और उसी भावना से काम करें जिसका सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। हम अपने मुख्य वक्ता को सुनेंगे, इसलिए मैं अपने भाषण को यहीं समाप्त कर। स्वागत है हमारे राकेश शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन है, उनसे आग्रह है कि वो भी शीघ्रता से स्वागत कर दें मुख्य अतिथि जी का और स्वागत गीत प्रस्तुत है। आइए शुरू करो। स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे, आए हैं सम्मान में हम महफिल सजाए बैठे हैं। नेताओं के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। नेताओं के काम करने का मौका मिला। जितनी बार भी मंत्री के रूप में मैं उनसे मिलने आया तो मुझे याद है कि वो हमेशा सीढ़ियों की परवाह नहीं की, ऊपर से नीचे तक व्यक्तिगत रूप से छोड़ने के लिए आए। ऐसा विनम्र स्वभाव डॉक्टर महेश शर्मा जी का है। ऐसे हमारे आदरणीय महेश शर्मा जी हमारे बहुत ही प्रिय बड़े भाई। बहुत मेहनत से कोई काम होता है। ऐसे हमारे तेजपाल जी बहुत ही सरल हैं और बहुत शिष्टाचारी भी हैं। लगातार पिछली योजना में भी मुझे भी इनके साथ रहने का मौका मिला। जनप्रतिनिधि हमारे मध्य हैं और हमारे बहुत ही प्यारे छोटे भाई, वर्षों से जिसे मैं संगठन में एक सिपाही के रूप में काम करते देखता हूं। और जब कोई अपने बीच का सिपाही सेनापति बनता है तो सारी सेना में जोश भी आता। जिलाध्यक्ष भाई अभिषेक शर्मा जी, हमारे संजय भैया जी साथी हैं, भाई देवा भाटी जी, हमारे छोटे भाई भाई नरेंद्र भाटी जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय ओमकार। और शायद आप सब भी यही मानते होंगे कि जिस परिवार में अपने पूर्वजों का सम्मान होता है, जिस परिवार में देश के लिए मरने मिटने वालों का सम्मान होता है और जिस परिवार में अपने जीवन को परिवार के लिए समर्पित करने वाले लोग, जिन्होंने देश को ही परिवार माना है, ऐसे लोगों का सम्मान होता है, वो परिवार महान होता है। और ऐसे ही परिवार के मुखिया और इस देश के यशस्वी नेता, और मैं कह सकता हूं कि जिनके कारण आज स्वच्छंद सांस हम यहाँ बैठ करके ले रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, केवल गौतम बुद्ध नगर में कार्यक्रम ऐसा नहीं है, आज पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। जगह जगह जिलों जिलों में गांव गांव में लोग जा रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं और उनके विषय को लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि ऐसे महापुरुष के विषय की चर्चा बोलो सामाजिक रूप से समाज के बीच में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जरा पीछे तक बताओ भाई, सभी लोग बोलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो जब सबकी सहमति है तो आदरणीय मैं नड्डा जी का, मोदी जी का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कैसे महापुरुष का, आज सुबह मैं नड्डा जी का देख रहा था, योगी जी का देख रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तमाम बड़े नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और श्रद्धा सुमन अर्पित किए इसलिए कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। मेरे पास ज्यादा धन है, मेरे पास बड़ा महल है, मेरे पास बड़ी सत्ता है, मेरे पास बड़ी ताकत है, यह भी एक आधार हो सकता है। पर मुझे लगता है यदि बरसों तक लोगों के दिलों में रहना है तो उसका आधार है तो केवल समाज की सेवा है और राष्ट्र की सेवा है, इसके अलावा उसका कोई आधार नहीं। और उसी आधार पर यह पुरोधा ने चलने का काम किया, उसी आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों के कारण ही आज देश बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उनकी दिखाई हुई दिशा के कारण ही आज हम सब लोग मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़े हैं। आप जरा सोचिए उस समय का जमाना, कितना संघर्ष उस समय रहा होगा। उस समय एक व्यक्ति कलकत्ता में पैदा होकर के 1901 में और अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर बैरिस्टर हो जाता है। और मित्रों, भाषण में सुनना हो सकता है आसान लगता हो, लेकिन जीवन में जीना बहुत मुश्किल होता है। अपने दम पर बैरिस्टर उस समय बन जाना और फिर 33 साल की उम्र में एक विश्वविद्यालय का वीसी बन जाना, यह सामान्य बात नहीं। बोलो, सामान्य बात है क्या? जरा सारे भाई बोलो, 33 साल की उम्र में कलकत्ता में विश्वविद्यालय का वीसी बन जाना सामान्य बात है क्या? ये असामान्य बात है। और जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी जीवनी, उनके संस्मरण ऐसे होते हैं जिन्हें हम छूने की कोशिश करते हैं तो भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही उनके संस्मरण है, ऐसा ही उनका जीवन है कि उन्होंने अपने जीवन को एक सांचे में ढालने का काम किया और राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का काम किया और लगातार कहा कि मैं तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, मुझे भारत माता की सेवा करनी है, मुझे भारत माता के लिए काम करना है। इसलिए शुरुआत करके 1939 में हिंदू महासभा के माध्यम से अपनी नई पारी राष्ट्रीय सेवा का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और देखो कितनी कम आयु में, मैं हिसाब जोड़ रहा था कि मात्र वो 1941 में 40 साल की उम्र में मंत्री बन गए। 40 साल की उम्र में पश्चिम बंगाल में सरकार में मंत्री बन जाना, 33 साल की उम्र में वीसी बन जाना। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 14 करोड़ सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुष पर इसलिए गर्व करती है कि उनके काम असाधारण हैं। उन्होंने देश के लिए जीने का और मरने का संकल्प शुरू से लिया था। मंत्री के रूप में लगातार बेहतरीन काम की उन्होंने शुरुआत की और बेहतरीन काम करते करते के रूप में आज भी यदि सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों की चर्चा होती है, एक स्टेट मिनिस्टर के रूप में, अभी मैं बंगाल कोलकाता गया था 4 साल पहले के प्रवास में, वो इतने बड़े महापुरुष हैं। मैं उनके प्रशासनिक क्षमता पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। स्टेट मिनिस्टर के रूप में भी कोलकाता की सभा में मैं बोल रहा था तो वहां के जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज तक पश्चिमी बंगाल में यदि सबसे शानदार मंत्री का नाम लेना हो तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हम ले सकते हैं। क्या शानदार उनकी प्रशासनिक क्षमता रही हो। लेकिन अपनी प्रशासनिक क्षमता का इस्तेमाल किसके लिए किया? जरा सारे बोलो, किसके लिए किया? आवाज आनी चाहिए, किसके लिए किया? जरा एक बार आवाज जाए, किसके लिए किया? अपनी प्रशासनिक क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी कुशाग्र क्षमता का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। तो प्राप्ति के लिए क्या ना पद प्राप्ति। और स्वागत करता हूं ऐसे महापुरुष, और हमें तो गर्व है और गर्व होना भी चाहिए।
कि हम ऐसे मुखिया, ऐसे महापुरुष के बताए हुए आदर्शों पर चल रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलने का काम कर रहे हैं। जब ऐसे आदर्श हमारे जीवन में संस्कार बन के हमारी रगों में दौड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बिल्कुल अलग पार्टी बन करके खड़ी हो जाती है। फिर यात्रा प्रारंभ करते करते नेहरू जी के साथ अंतरिम सरकार में मिनिस्टर बन गए, बहुत कम आयु में। 1948 में मंत्री हो गए। अंतरिम सरकार में आप देखो कैसा मंत्रिमंडल बना होगा, और उस मंत्रिमंडल में उन्होंने अपने आप को अपने दम पर, बिना किसी परिवारवाद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, उन्होंने अपने आप को स्थापित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है तो यह है कि वो स्टेट में मिनिस्टर रहे, वो एक विश्वविद्यालय के वीसी रहे, वो इस देश के बड़े पुरोधा रहे। लेकिन मित्रों, जब देश की बात आई, उन्होंने देखा नेहरू सरकार तुष्टीकरण कर रही है, उन्होंने देखा हिंदुओं के हित की बात नहीं हो रही है, उन्होंने देखा देश के विभाजन को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया, और उन्होंने देखा अलगाववाद की बात कांग्रेस कर रही है, तो उस महान नेता ने मंत्रिमंडल से क्षणिक भर में इस्तीफा देने का काम किया। ऐसे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मित्रों, सत्ता प्राप्त करने के बाद और इतने कम आयु में केंद्र में मंत्री बनने के बाद देश प्रथम है, ये बात बहुत बड़ी है। और देश के लिए इसीलिए यूं ही कोई महापुरुष नहीं हो जाता, यूं ही कोई परिवार का मुखिया नहीं बन जाता, यूं ही पूरा देश और दुनिया आदर्श नहीं मानती। उनके कर्मों को पढ़ते हैं, उनके चरित्र का चिंतन करते हैं, उनकी जीवनी को समझते हैं। इसलिए नेहरू जी की सरकार में जरा सा भान उनके अंदर आया तो उन्होंने झट से इस्तीफा देने का काम किया। ऐसे महापुरुष को मैं यहाँ इस पवित्र भूमि पर हजारों लोगों की मौजूदगी में आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। आप जरा देखें उस समय की कांग्रेस सरकार, आपने देखा होगा इनके क्रियाकलाप क्या थे। कोई मतलब नहीं था कि आजादी के लिए कैसे हमारे जवान बलिदान हुए। ये सरकार में बैठ गए उन जवानों के दम पर। 23 साल का भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर चढ़ता है, जाता है जेल में, पीछे पीछे मां आती है, 2 दिन बाद पता लगता है बेटे को फांसी हो जाएगी। और मां करके जेल में जब आती है, भगत सिंह को पता लगता है मां आई है, तो 4-6 साथियों के साथ जेल के दरवाजे पर आता है भगत सिंह। मां से लिपटते हैं, और मां से लिपटते हैं, मां को पता है बेटे को फांसी होनी है, तो मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगत सिंह कहते हैं, मां तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अरे भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू दुनिया देखेगी तो कहेगी भगत सिंह की मां कमजोर है। तो मां सहला करके कमर मुस्कुरा के कहती है, मेरे बेटे मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है मेरा 23 साल का बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, अरे मेरी आंखों में आंसू इसलिए है मैं वाहेगुरु से शिकायत कर रही हूं, तेरे जैसे 10 भगत सिंह और दे देता तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा देती, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। ऐसे नौजवानों के बलिदान के कारण सरकार आई थी, ये देश आजाद हुआ था। और आजाद भारत में सरकार का सपना ये नेहरू जी जैसे लोगों का पूरा हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी ना रखा अपने तन के वास्ते। अरे यूं तो दुनिया में मरते हैं बहुत, पर मौत वो है जो आए वतन के वास्ते। ऐसे हमारे नौजवानों ने बलिदान किया। मैं अभी राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती थी थोड़े दिन पहले, मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था। अंग्रेजी जमाना, एक नौजवान, छरछरे बदन का नौजवान, और ऐसी बरामदे में दंड बैठक लगा रहा है। उधर से अंग्रेजी जेलर आता है, पूछता है क्या नाम है तेरा? वो कहता मेरा नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है। जेलर हंसता है, कहता तू पागल है? बोला मैं क्यों पागल हूं? अरे राम प्रसाद बिस्मिल को तो कल फांसी होनी है, जिसे कल फांसी होनी हो वो दंड बैठक कैसे लगा सकता है, वो तेल मालिश कैसे कर सकता है?
तो ठाके लगा करके राम प्रसाद बिस्मिल हंसते और कहते हैं जेलर पागल। दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में पर मैं मंच के लोगों से भी कहता हूं, एक बार जरा बोले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को पूरा करने का काम किया तो किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया, उसको बचाने का काम किया। किस प्रकार से कश्मीर में धारा 370 और 35A का विरोध किया और उसको खत्म करने का काम किया इस देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। किस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने की नींव रखी, किस प्रकार से उन्होंने कश्मीर को बचाने का अभियान लेकर चले, लेकिन कांग्रेसियों को वो हजम नहीं हुआ। जब उनको जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया और देखा उन्होंने कि किस प्रकार से भारत सरकार कश्मीर के लिए पश्चिम बंगाल को तोड़ने का काम इस देश से कर रही है, तो उन्होंने उनकी सरकार से इस्तीफा देकर अलग से जनसंघ की स्थापना की और उसका परिणाम यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होकर बनकर निकली है। साथियों, आज ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 14 करोड़ हुई है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलकर ऐसा संभव हो पाया है। साथियों, बहुत विस्तार से पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, हमको उनके पद चिन्हों पर चलना है, इस देश की एकता और अखंडता को बनाकर रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना, आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों को मजबूत करना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व मजबूत होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से अभी 370 35A हटे हैं, उसी प्रकार से पीओ के आने में भी देर नहीं लगेगी। साथियों, राम मंदिर बनाने का काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके राज में देश और जनता सुरक्षित है। हमको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपनी आस्था रखनी है। हमारे नेताओं को इस देश को मजबूती से काम करें, ऐसे ही सरकार चलाएं, इसके लिए हमको उनके ऊपर आशीर्वाद बना के रखना है। साथियों, मैं इस बात पे यही अपनी बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, हमारे शीर्ष नेतृत्व को मजबूत करें, हमारे आदरणीय सुरेश राणा जी को मजबूत करें, धीरेन्द्र जी को मजबूत करें, तेजपाल नागर जी को मजबूत करें, डॉक्टर महेश शर्मा जी को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर मजबूती से सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।